हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राउंड चैनल माइनिंग मिरर। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कुछ खास चीज़ के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जो हम लोग बहुत पहले से वेट कर रहे थे और ये सही टाइम है उसको डिस्कशन करने का। वो है अपना क्वेश्चन पेपर 2023। और ये भी आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्लास मेटल रेस्ट्रिक्टेड के बारे में, ठीक है। और ये होता है मेमोरी बेस्ड। तो यहाँ पर मैं क्यों लिखा मेमोरी बेस्ड, क्योंकि अभी के टाइम में डीजीएमएस के तरफ से या डीजीएमएस से क्वेश्चन निकालना या क्वेश्चन को पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कलेक्ट किया, ये सारा मेरा रेफरेंस में जो लोग हैं, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे दोस्त लोग थे, उनसे मैं ये क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो इसके बेसिस में हम लोग क्या मिल जाता है, तो इसके बेसिस में हम लोग को मिलेगा कि आने वाला पेपर क्या हो सकता है, प्लस कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है और कितना परसेंटेज है कहाँ से आने का चांसेस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे ये ओनली फॉर फर्स्ट क्लास के लिए है, ठीक है। क्योंकि डीजीएमएस का क्वेश्चन का पैटर्न समझना आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अपना जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन का डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछले बार में सेकंड क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जियोलॉजी का क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप का इस बार क्या आएगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग को कहीं से भी मिलता है वो सारा चीज़ को कलेक्ट करके उसको तैयारी करना हम लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर मैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लास एग्जाम का जो भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली फर्स्ट क्लास के लिए है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट क्लास के लिए भी हो सकता है, सेकंड क्लास के लिए भी हो जाएगा, और वो भी खाली रेस्ट्रिक्टेड नहीं, अनरेस्ट्रिक्टेड वाले के लिए भी ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी रहा माइनिंग मेट और फोरमैन, तो उसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से जो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न जिस लेवल में आपको देखने को मिलेगा, उससे माइनिंग मेट और फोरमैन में जो क्वेश्चंस मिलता है उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा इजी होता है, मतलब इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। तो उस टाइप का जो एग्जाम है, और पिछली बार का जो माइनिंग मेट फोरमैन का जो क्वेश्चन पेपर है उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है हम लोग लेकर आएंगे आने वाला टाइम में, ठीक है। वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे एग्जाम से पहले। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सारा चीज़ आपको आने वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइनिंग मेट और फोरमैन, सारा लोग, इवन ब्लास्टर, सारा लोग इस चीज़ को देखें, इस सारे क्वेश्चंस को एक बार तो नज़र डाल ही दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में लें तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ ये खाली इंग्लिश में बनाया हूँ, ठीक है। इसमें हिंदी में नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसलिए जो भी खास करके माइनिंग मेट और फोरमैन दे रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो उसका हिंदी वर्जन भी लेके हम आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इंग्लिश में देखते हैं। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ओनली 30 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा लेंदी ना करके पार्ट बाय पार्ट इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज सेक्शन 29 ऑफ माइंस एक्ट इंडिकेट। सेक्शन 29 माइंस एक्ट, जो माइंस एक्ट 1952 है, उसमें जो सेक्शन 29 में क्या आता है। वीकली डे ऑफ रेस्ट, कंपनसेटेड डे ऑफ रेस्ट, आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड, आवर्स ऑफ वर्क अंडरग्राउंड, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। जो हफ्ते में रेस्ट लेते हैं उसके बारे में है, या जो कंपनसेटेड डे जो सी ऑफ मिलता है उसके बारे में है, या कि अबव ग्राउंड, जो अबव ग्राउंड में कितना घंटा काम करते हैं उसके बारे में, या अंडरग्राउंड में कितना घंटा काम करते हैं उसके बारे में, या एक्स्ट्रा वेजेस ऑफ ओवर टाइम उसके बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर होगा कंपनसेटरी डे ऑफ रेट, जो सी ऑफ होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज सेक्शन 33 ऑफ द माइंस एक्ट इंडिकेट। अगेन सेक्शन 33 ऑफ द माइंस एक्ट। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं कंटिन्यूस दे रहा हूँ कि ये माइंस एक्ट में क्या है, ये सेक्शन में क्या है, वो सेक्शन में क्या है, ऐसा पिछले बार एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आया था। वो सब हापाजटली रैंडमली आएगा, लेकिन मैं एक ही जगह पे लेके इसको रख दिया, ताकि एक ही जगह पे जितना क्वेश्चन हम लोग का रिलेटेड है उसको रखने से क्या होगा कि हम लोग को पता लग जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का जो सेक्शन पूछता है, रेगुलेशन पूछता है, कितना क्वेश्चन हम लोग को आ सकता है या आता है, या कितना परसेंटेज हम लोग को उस सेक्शन से या उस टाइप का आता है। तो हम लोग को ईजी होगा उसको थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो सेक्शन 33 में क्या आता है, सेक्शन 29 हम लोग देख लिया अभी। सेक्शन 33 क्या आता है, ऑप्शन से वीकली डे रेस्ट, कंपनसेटेड डे ऑफ रेस्ट, आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड, आवर्स ऑफ वर्क अंडरग्राउंड, या एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, या ओवर टाइम में कितना एक्स्ट्रा वेजेस मिलता है उसके बारे में। तो इसका आंसर सही होगा एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, आंसर विल बी ई, ओके।
अब चलते हैं उसी टाइप का और एक क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज रेगुलेशन 77 ऑफ एमएमआर 1961 इंडिकेट। एमएमआर 1961 का रेगुलेशन नंबर 77 क्या आता है? न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन, कैरिंग ऑफ मटेरियल ऑन लैडर वेज, गाइडिंग ऑफ लैडर वेज या लैडर्स, क्या आता है? इसमें 77 में जो आता है वो आता है कैरिंग ऑफ मटेरियल ऑन लैडर वेज, ठीक है, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज रेगुलेशन 127 ऑफ एमएमआर 1961 इंडिकेट। 127, प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, फायर का प्रिकॉशन, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट, डस्ट का प्रिकॉशन, प्रिकॉशंस अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस, गैस जो इरप्शन होता है उसका प्रिकॉशन, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर या डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनुंडेशन। 127, तो इसका रेगुलेशन एमएमआर का है 127, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर है उसका जो डेंजर होता है उसके चलते जो डेंजर आता है उसके ऊपर है, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज रेगुलेशन 190 ऑफ एमआर 1961 इंडिकेट। देखिए कितना होगा, 5 क्वेश्चन हो गया खाली इसी के बारे में कि सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन क्या बोलता है, ये रेगुलेशन क्या बोलता है। तो सोचिए कि सेक्शन और रेगुलेशन को याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो 190 एमएमआर 1961 का क्या बोलता है, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट या पेमेंट ऑफ फीस, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान या इमरजेंसी प्लान या अपील्स टू द चीफ इंस्पेक्टर। 190 टुवर्ड्स लास्ट ऑफ द एमएमआर, यह आता है, इसका आंसर होगा प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे क्या हम लोग को करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए, मैनेजर का ड्यूटी वहाँ पे क्या रहता है, तो उस चीज़ के बारे में, तो ये इसका आंसर होगा ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई करिए कि जो सिक्वेंशियली एक छोटा सा नोट बनाइए, छोटा सा चिट बनाइए कि 1 2 3 करके, जैसे सेक्शन आप पढ़ रहे हैं माइंड्स एक्ट का, तो 1 2 3 करके साइड में खाली इसको इंडिकेट करिए कि क्या क्या बोलता है, ताकि आपको कभी भी आप तैयारी में करिएगा, कभी भी आप बार बार उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा तो उसी को देख के पढ़िए और बहुत जल्दी सारा चीज़ एक ही बार में आंख के सामने आ जाएगा। यहाँ पे यह था, यहाँ पे यह था, यहाँ पे यह था, तो उसको सेक्शन सेक्शन कर दीजिए, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो कौन क्या क्या, तो आपके हिसाब से आप इंडिकेट कर सकते हैं, आपके हिसाब से वहाँ पे हिंट्स दे सकते हैं कि इसके बाद ये आता है 100 100 100 टू 127 ये आता है। तो इस तरह से आप लोग ना तैयारी उसको करिए, ठीक है। उसी हिसाब से रेगुलेशन भी वैसे रखिए, रेगुलेशन 1 चैप्टर 1 में यहाँ से यहाँ तक है, चैप्टर 2 यहाँ से यहाँ तक है, इसमें ये बोलता है, इसमें ये बोलता है, छोटा छोटा एक छोटा सा पेपर में सारा चीज़ को कवर करिए, ताकि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ईजिली आपको समझ में आ जाएगा और ईजिली आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अभी चेंज हुआ, व्हाट टू डू आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म 4A। 4A जो एक्सीडेंट के बाद जो हम लोग देते हैं नोटिस, एक्सीडेंट का जो नोटिस हम लोग देते हैं उसके बारे में है कि इसको सबमिट करने के बाद चीफ इंस्पेक्टर माइंस के पास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म द रीजनल इंस्पेक्टर बाय टेलीफोन और बाय स्पेशल मैसेंजर। जो रीजनल इंस्पेक्टर है उसको हम लोग इन्फॉर्म करना है बाय टेलीफोन और बाय स्पेशल मैसेंजर। ये करते हैं क्या, ये हम लोग करते हैं उससे पहले, नोटिस देने से पहले, ठीक है। इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर माइंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय ए स्पेशल मैसेंजर, एक स्पेशल मैसेंजर हम लोग भेजते हैं चीफ इंस्पेक्टर माइंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, नहीं। एग्जीक्यूट ए कॉपी ऑफ नोटिस ऑन ए स्पेशल नोटिस बोर्ड फॉर 14 डेज, या ओनली ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव। एक कॉपी हम लोग नोटिस बोर्ड में चिपकाते ही हैं कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो वो होता है फॉर्म 4A देने के बाद। ये जो नोटिस हम लोग देते हैं चीफ इंस्पेक्टर का, उसी का कॉपी हम लोग लगाते हैं नोटिस बोर्ड में, ठीक है। इसीलिए ओनली एंड बी ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा सी, ठीक है, आंसर विल बी सी। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंज्यूर्ड आज अबव द ओनर एजेंट और मैनेजर शाल सेंड टू द चीफ इंस्पेक्टर पर्टिकुलर्स इन डैश ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल विद इन 7 days ऑफ द ऑकरेंस, ठीक है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इसके बाद ये क्वेश्चन कैसे आ गया, नहीं, ये सब क्या ना रैंडमली रखा होता है, कहीं दूसरा नंबर में होगा, एक सोचिए कि 5 नंबर में होगा तो एक होगा, हो सकता है 100 नंबर में होगा, लेकिन हम लोग एक ही जगह पे उसको लेके आ गए हैं। तो देखिए एक्सीडेंट का जो पार्ट है उससे कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए चीफ इंस्पेक्टर माइंस को नोटिस देने के बाद आप उसको डिटेल्स देना पड़ता है, किसका एक्सीडेंट हुआ, किसका इंजर्ड हुआ है, किसका फैटल हुआ, उसके बारे में डिटेल्स देना पड़ता है और एक फॉर्म में। तो वो फॉर्म कौन सा होता है जिसको हम लोग 7 days के अंदर हम लोग वहाँ पे सबमिट करते हैं, फॉर्म 4A, 4B, 4C या बोथ B एंड C या नन। आंसर होगा, देखो 4A में तो हम लोग नोटिस देते हैं, तो B में होता है उसका पर्टिकुलर्स, ठीक है, जिसका एक्सीडेंट होता है, तो आंसर विल बी
4B. Answer will be B. Question number 8. When an accident occurs in a mine, the owner, agent or manager shall give notice in 4A to chief inspector, regional inspector and district magistrate within dash hour. तो पता है हम लोग को कि एक्सीडेंट जैसे होता है हम लोग को नोटिस देना पड़ता है 4A में, तो वो बोलता है कि कितना टाइम के अंदर हम लोग को देना चाहिए. ऑब्वियसली हम लोग को पता है इसका विदिन 24 आवर्स. ओके, तो आंसर विल बी सी. तो देखिए कंटिन्यूसली मतलब एक्सीडेंट का मामले में कितना सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो सेक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, तो अच्छे से देखिएगा उसको. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9. In respect of every person killed or injured as above, the owner, agent or manager shall send to the chief inspector particulars in form 4B of first schedule within dash days of the occurrence. देखिए इस सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ. एक हुआ कि 7 डेज के अंदर हम लोग को कौन सा फॉर्म में देना है पर्टिकुलर्स, वो हो गया 4B. अभी वही चीज़ पूछ रहा है कि जो पर्टिकुलर्स हम 4B में देते हैं वो कितना दिन के अंदर में देना चाहिए. ऑब्वियसली विद इन 7 डेज. तो आंसर विल बी सी. तो ये वाला सेक्शन जो है, जो एक्सीडेंट वाला सेक्शन है, इसको भी आप नेगलेक्ट ना करिएगा, इसको सही तरह से उसको याद रखिए. आई होप कि आप लोग याद रख लिए होंगे. तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10. नो वर्किंग शैल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शैल बी कंडक्टेड एट और एक्सटेंडेड टू एट एनी पॉइंट विद इन डैश मीटर्स ऑफ एनी पब्लिक रोड without the prior permission of writing of the chief inspector and subject to such condition as he may specify therein. तो यहाँ पे पूछ रहा है जो वर्किंग्स हम लोग करते हैं माइंस में, या जो पिलर एक्सट्रैक्शन करता है या रिडक्शन का जो पिलर रिडक्शन जो हम लोग करते हैं, तो वो पब्लिक रोड अगर है वहाँ से कितना डिस्टेंस के अंदर वो चीज़ नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली हम लोग इसको पता है. ऑप्शन से 15 मीटर, 30 मीटर, 45, 60 या 75. आंसर होगा 45 मीटर. यहाँ पे ओनली पब्लिक रोड दिया है, ठीक है, लेकिन आपको रेगुलेशन में मिलता होगा पब्लिक रोड है वहाँ पे रेलवे साइड से यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो रेगुलेशन का आपको अच्छी तरह से देख लीजिएगा. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 11. हु शैल रिटर्न द की ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स इन हिज पोजेशन थ्रू आउट द शिफ्ट. ऑब्वियसली ईजी क्वेश्चन है. देखिए आपको कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, इवन आपका माइनिंग मेट या फोरमैन या सरदार हो गया, कुछ भी जो कोल का है, तो कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा उसमें देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है जो कि थोड़ा सा ईजी हो. 1 लाइन क्वेश्चन है, वो मिलता ही है, तो उसको आप इजीली कवर कर लीजिएगा. तो उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो चीज़ में हमेशा राइट होना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से देखिएगा. उसके बाद आप उससे थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट लेना सही रहेगा. ठीक है, तो हु शैल रिटर्न द की ऑफ, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग होता है, हम लोग जो ब्लास्टिंग करते हैं, जो फायरिंग अपरेटस है, उसका जो की होता है वो किसके पास रहता है थ्रू आउट द शिफ्ट, पूरा शिफ्ट भर. शिफ्ट इंचार्ज के पास, ब्लास्टिंग इंचार्ज, ब्लास्टर, अंडरग्राउंड मैनेजर या एनी ऑफ द अबव, किसके पास रहता है? ऑब्वियस आंसर है ब्लास्टर. ठीक है, तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 12. EIA इज यूज फॉर व्हाट? EIA, पहला चीज़ है EIA होता क्या है? EIA होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. ठीक है, EIA. तो इसका ये किस लिए यूज़ होता है? असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उसको असेस करना. मिटिगेशन मेजर्स, उसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर पाए, उसका मिटिगेट कैसे कर पाए, उसका मेजर्स क्या क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं उसके ऊपर भी है. या अल्टरनेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑप्शन, जो प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका कुछ अल्टरनेट एनालिसिस करने के लिए और कुछ कर सकते हैं क्या जाके एनवायरमेंट में इतना इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो सब जानने के लिए EIA यूज होता है क्या? या ओनली A एंड B, खाली असेस करना और मिटिगेशन करना, किस तरह से उसको कंट्रोल कर पाएँ, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर क्या होगा? आंसर विल बी E, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इस सारा चीज़ को EI यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 13. TOR स्टैंड्स फॉर व्हाट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइन एनवायरनमेंट? जो माइन एनवायरनमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रिलेटेड TOR क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, टाइम ऑफ रिकवरी, ओनली B एंड C, या ऑल ऑफ द अबव? इजी क्वेश्चन है. आंसर विल बी टर्म्स ऑफ रेफरेंस. ओके, TOR. आंसर विल बी A. क्वेश्चन नंबर 14. ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा. जो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर है उसका प्रिंसिपल क्या है? सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन या ग्रेविटेशन या बोथ एंड C या नन? आंसर विल बी फिल्ट्रेशन. आंसर विल बी B. क्वेश्चन नंबर 15. Who approves the type of sampler to be used for air sampling in any mines?
कोई भी माइंस में जो एयर सैम्पलिंग होता है, डस्ट जो सैम्पलिंग हम लोग करते हैं, वो जो सैम्पलर, कौन सा सैम्पलर यूज होगा, उसका परमिशन या अप्रूवल कौन देता है? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, या चीफ कंट्रोलर, या ओनली एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस. आंसर विल बी ए. Question number 16. In the case of manganese ore, a place shall not be deemed to be in a harmless state for the person to work or pass, be therein if the 8 hours weighted average concentration of airborne respirable dust. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैंगनीज ओर में जो 8 आवर्स का वेटेड एवरेज हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट का, वो कितना होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं परमिसेबल लिमिट डस्ट का कितना होना चाहिए. एक्सीड्स 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यू, एक्सीड्स 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यू, एक्सीड्स 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यू, या एक्सीड्स 7 मिलीग्राम पर मीटर क्यू, या नन. रेस्पिरेबल डस्ट होता है कि जो लिमिट है हमेशा उससे कम होना चाहिए, ठीक है, उससे कम होना चाहिए. तो यहाँ पे बताता है कि कभी जो स्टेट है, जो 8 आवर्स वेटेड एवरेज हम लेंगे एक ही जगह पे जहाँ पे पर्सन्स काम करते हैं या पास करते हैं, उसको हार्मलेस नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि वो डेंजर फ्री है, मतलब सेफ है, उसको हम लोग नहीं बोल सकते अगर वहाँ पे जो लिमिट है वो किससे एक्सीड करे, किससे वो ज़्यादा हो. वो होगा आंसर विल बी, अगर मैंगनीज ओर के बारे में जाने, वो होता है 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यू. आंसर विल बी सी. ये ऑलरेडी रेगुलेशन में दिया हुआ है. तो इसका फॉर्मूला क्या था कि 15 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, ठीक है. तो कोई भी एनवायरनमेंट में, ये मैंगनीज में तो 3 है भाई परसेंटेज फ्री सिलिका, यहाँ पे 3 होगा, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया. इस तरह का अगर हम लोग आयरन में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे जहाँ पे फ्री सिलिका जिस तरह का होता है, 15 से उसको डिवाइड करिए तो वो आपका मिल जाएगा आपका परमिसेबल लिमिट. ओके, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17. What is the frequency of periodical medical examination of the persons employed in mines aged above 45 years? जो PME होता है, जो PME होता है, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, वो कितने साल में एक बार होता है? हम लोग को पता है नॉर्मली 5 ईयर्स में होता है, ठीक है. लेकिन जिसका एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है, उसका ड्यूरेशन या उसका इंटरवल कितना होता है? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, या 6 ईयर्स? इसका आंसर होगा कि हर 3 साल में एक बार, ठीक है. तो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एन इनपिट क्रशर? अगर माइंस में कहीं किसी के पास इनपिट क्रशर है, तो उसमें जो मिनिमम स्टैंडर्ड जो इल्यूमिनेशन रहता है, लक्स जो रहता है लाइट का, वो कितना होना चाहिए? 10 लक्स, 20 लक्स, 30 लक्स, 40 लक्स, या 50 लक्स? आंसर विल बी 40. ओके, आंसर विल बी डी. तो ये जो इल्यूमिनेशन है वो मैक्सिमम शायद पिछली बार 5 क्वेश्चन आया था इल्यूमिनेशन से. तो सोचिए कि उसमें जो टोटल एक पिक्चर दिया हुआ था ना, टेबल एक दिया हुआ है, हॉल रोड में कितना होना चाहिए, रेस्टलेटर में कितना होना चाहिए, क्रशर में कितना होना चाहिए, कन्वेयर बेल्ट में कितना होना चाहिए, ट्रांसफर पॉइंट्स में कितना होना चाहिए, उस सारा चीज़ को आपको देखना और याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर होगा 40 लॉक्स. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज़ द मिनिमम इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ए डोजर ऑपरेटिंग एरिया? मतलब जो HMM ऑपरेशन होता है, वो कितना होना चाहिए? 10 हॉरिजॉन्टल 20 वर्टिकल, या 15 हॉरिजॉन्टल 20 वर्टिकल, 15 25 20 25, या 10 25? आंसर विल बी 15 हॉरिजॉन्टल एंड 25 वर्टिकल. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 20. Again, what is the minimum standard illumination of locks required at a transfer point of conveyor system? जो कन्वेयर सिस्टम होता है उसका जो ट्रांसफर पॉइंट होता है, वहाँ पे कितना हम लोग का लक्स होना चाहिए? 10, 20, 30, 40, या 50? आंसर विल बी 40 लक्स, ठीक है. और टेबल में दिया हुआ है सब कुछ. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 21. अगेन, लक्स कितना होना चाहिए रिक्वायर्ड द रेस्ट फिल्टर? रेस्ट फिल्टर में कितना होना चाहिए आपका इल्यूमिनेशन? 10, 20, 30, 40, 50? ऑब्वियसली यहाँ पे हो 30. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 22. अगेन, व्हाट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड एट द परमानेंट पाथ फॉर यूज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड? जो परमानेंट पाथ होता है, जहाँ पे पर्सन्स आना जाना करते हैं, वहाँ पे कितना होना चाहिए? 10, 20, 30, 40, 50? आंसर विल बी 10 लक्स. आंसर विल बी ए. तो इस तरह का ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है. तो उसी टाइप का मतलब सोच लीजिए कि एक हम लोग को 5 क्वेश्चन मिला था, किससे? सेक्शन रेगुलेशन क्या होता है, कौन सा सेक्शन क्या बोलता है, कौन सा रेगुलेशन क्या बोलता है. अभी यहाँ पे और 5 क्वेश्चन हम लोग को मिलता है कि इल्यूमिनेशन से. तो सोचिए कि कहाँ कहाँ से हम लोग वेटेज किस तरह से हम लोग का आ रहा है, ठीक है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में. नोटिस ऑफ द माइन ओपनिंग एंड री ओपनिंग शैल बी गिवन इन व्हिच फॉर्म? कौन सा फॉर्म में हम लोग जो माइन ओपन करते हैं, री ओपन करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे नोटिस देते हैं?
फॉर्म 1, फॉर्म 2, 3, 4 या 5? आंसर विल बी फॉर्म 1. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 24. मैनेजर टू बी अपॉइंटेड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट? माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन के अंदर हम लोग मैनेजर को अपॉइंट करते हैं? 12, 14, 16, 17 या 18? इजी है. आंसर विल बी 17. ओके, आंसर विल बी 17 डी. क्वेश्चन नंबर 25. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस? देखिए, कौन सा इसमें से जितना भी हम लोग को दिया है नीचे ऑप्शन, उसमें से मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है? हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्शन या ऑल ऑफ द अबव? कौन सा होगा? मेनली देखिए, हीट एग्जॉस्शन मतलब क्या होता है कि आप पूरा थक गए हैं हीट के चक्कर में, तो उसमें सिम्टम्स होता है, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है. हीट क्रैम्प्स जो मसल्स टाइट हो जाता है, मसल्स में बॉडी में पेन होता है, पेट में पेन होता है, वो जो क्रैम्प्स होता है वो भी है, लेकिन वो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है. हीट रैसेस जो आता है, कुछ लाल हो जाता है, बॉडी पूरा रेड कलर का हो जाता है स्किन, वो जो होता है वो हीट रैसेस है. उसमें भी जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है. जो हीट स्ट्रोक लेकिन जो होता है, ये वाला लाइफ थ्रेटनिंग है. अगर उसको सही टाइम में सही तरह से उसको हम लोग टैकल नहीं किए तो उसमें लाइफ जाने का भी चांसेस रहता है या परमानेंट डैमेज होने का चांसेस रहता है. तो आंसर यहाँ पे होगा कि मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है? वो होता है हीट स्ट्रोक. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज़ द फास्ट एड फॉर एन अस्थमा अटैक? जो अस्थमा अटैक होता है उसका फास्ट एड जो हम लोग अप्रोच करते हैं उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? मेंटेन ए काम एनवायरनमेंट, एक शांत परिवेश वहाँ पे बनाए रखे. हेल्प द पर्सन सिट अप, उसको हेल्प करिए कि उस बैठे वहाँ पे बैठ पाए. यूज़ द इनहलर इफ़ प्रिस्क्राइब्ड, अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन का दिया हुआ या प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ उसके बाद इनहलर है उसको यूज़ करना है. ओनली बी एंड सी या ऑल ऑफ द अबव? देखिए, ये जो इनहलर है वो तो समझ में आ ही रहा है कि उसके पास है तो उसको यूज़ करना है, और उसको बैठाना है, सही में बैठाना तो पड़ेगा ही. सुलाने से बेटर के बैठा कर रखे ताकि उसको जो एयर वो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो या उसको खुल जाए. और मेंटेन ए काम एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली उसको ज़्यादा उसको क्या फ्राइटनिंग नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो वो अगर ज़्यादा डर जाएगा तो हो सकता है वो ज़्यादा ही उसको, और वो जो अस्थमा अटैक है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है? ताकि उसको थोड़ा सा हिम्मत दे के रखना है, कुछ नहीं हुआ है, ठंडा रहो, मतलब होता है जो उसको में माइंडली उसको काम करना वो ज़रूरी है, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव. आंसर विल बी ई. क्वेश्चन नंबर 27. अलारा स्टैंड्स फॉर? देखिए, उससे पहले बताता हूँ, यहाँ पे देखिए फास्टेड हम लोग को यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिला, ठीक है? तो फास्टेड से यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है? अब चलते हैं 27 में. अलारा स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आज लेस आज रीजनेबली एक्सेसिबल, आज लो आज द रिक्वायर्ड अमाउंट, आज लो आज रीजनेबली एक्सेप्टेबल, आज लो आज रीजनेबली अचीवेबल या नन? अलारा होता है आज लो आज रीजनेबली अचीवेबल, तो इसका सही आंसर होगा आज लो आज रीजनेबली अचीवेबल. तो आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 28. ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड द लोअरिंग and raising of persons, tools and materials and the transmission of signals at the top of a shaft or winch is called what? तो ये आ गया हम लोग का डेफिनेशन में, ठीक है? शाफ्ट या विंच, उसके ऊपर में जो एक आदमी रहता है जो सुपरिंटेंड करता है, पर्सन्स हो गया, टूल हो गया या मटेरियल हो गया, उसको लोअरिंग नीचे लेके जाना या ऊपर लेके आना, और ट्रांसमिशन जो सिग्नल वहाँ पे ट्रांसमिशन होता है उस सब चीज़ को सुपरिंटेंड करने के लिए एक आदमी वहाँ पे रहता है ऊपर में. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेलमैन, बैंक्समैन, सिग्नल मैन, शाफ्ट मैन या केज मैन? आंसर होगा बैंक्समैन, ठीक है? ऊपर में जो रहता है, तो नीचे रहता है उसको बोलते हैं बेलमैन. तो आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 29. हाउ मेनी पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइन ऑन एनी डे ऑफ द प्रोसीडिंग कैलेंडर ईयर शैल बी प्रोवाइडेड विथ ए सुइटेबल फास्टेड रूम? तो यहाँ पे बता रहा है कि अभी आगे हम लोग रूल्स के ऊपर कि जो फास्टेड रूम होता है वो कितने जन पर्सन्स एम्प्लॉय होने से एक दिन में, साल में कोई भी दिन हो, वहाँ पे हम लोग एक फास्टेड रूम को बनाना ज़रूरी होता है. 50, 100, 150, 200 या 500? ये होता आंसर होता है 150. ओके, आंसर विल बी सी. 150 आदमी जब रहेंगे तभी हम लोग को वहाँ पे एक फास्टेड रूम बनाना ज़रूरी है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. व्हाट इज़ द रूल नंबर ऑफ द माइंस रूल 1955? यहाँ पे रूल नंबर पूछ रहा है. व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर? जो वेलफेयर ऑफिसर होता है उसको जो हम लोग अपॉइंट करते हैं, वो अपॉइंट करने का कौन सा रूल है, वो रूल नंबर कौन सा है? 42, 29Q, 62, 72 या 82? अगेन यहाँ पे हम लोग पहुँच गए रूल नंबर याद रखने का. 1952 जो एक्ट है उसमें बात करते हैं सेक्शन को याद रखना, रेगुलेशन में बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन नंबर याद रखना,
अभी यहाँ पे रूल में जो 1955 उसमें याद रखना, रूल के याद रखना। तो जैसे हम बताए थे उसी हिसाब से करिएगा, तो अच्छे से याद रखिएगा, शॉर्ट बनाइए, शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वेलफेयर ऑफिसर का वो होता है 72। ओके, तो आंसर विल बी डी। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन रहा और वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट भी रहा, आपको इजी भी होगा, जल्दी जल्दी कवर करने के लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, बोर भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग कवर किए 30 क्वेश्चंस और आने वाला टाइम में हम लोग लेके आएंगे और 30 या 50 क्वेश्चंस और एक वीडियो में, और उसके बीचों बीच कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आ जाएगा, और उसके बीच में हम ट्राई करेंगे जितना जो माइनिंग मेड ऑफ फोरमैन का जो क्वेश्चन जो वो भी मेरे पास है पिछला साल का, उसको भी हम लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे ही पार्ट पार्ट करते हुए, क्योंकि मेरे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।